बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आलमी मंजरनामे में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जाहिर है जो पाकिस्तान की सियासी हालात हैं उस पर हम बात करते भी हैं और उस पर निगाह भी होती है। लेकिन दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है अगर उस पर बात ना की जाए तो बात बनती नहीं है। अफगानिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें माजी की तो हमें उसका माजी भी याद रखना चाहिए और याद है भी, लेकिन मशरिक़ वस्ता और फिर बिलखुसूस जनूबी एशिया के अहाता करने की आज हम ज़रा कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो दहशतगर्दी का बढ़ता हुआ इफरीत है और मुसलसल बुनियादों पर अफगानिस्तान से वो दहशतगर्दी जो पाकिस्तान की सरजमीन पर की जा रही है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। आज एक मरतबा फिर फील्ड मार्शल ने वाशगाफ अंदाज में उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए ये कहा कि अफगानिस्तान को फितनल खवारिज और पाकिस्तान में से किसी एक को चुनना होगा, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे बच्चों का रोजाना की बुनियाद पर खून बहाया जा रहा है। इनकी जो तश्कीलें आती हैं उसमें 70% अफगानी होते हैं और वो तमाम दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्विस होते हैं बराह रास्त। दूसरी जानिब हम एक चेहरा देख रहे हैं उस्मान हादी की शहादत की शक्ल में, जिसने बांग्लादेश में जाहिर है जब शेख हसीना वाजिद के दांत खट्टे किए और जिस तरह वो हिंदुस्तान की तरफ उसने दौड़ें लगाई, आज हमने देखा कि बांग्लादेश में एक मरतबा फिर एक शहादत जो है उस्मान हादी की नज़र जो आई है, इसमें ये बात वाज़ेह हो गई है कि बांग्लादेश में भी एक बहुत बड़ा चेंज रेवोल्यूशन आ रहा है। लेकिन इस दहशतगर्दी की वारदात में ये हम नहीं कह रहे, लेकिन अब तो दुनिया कह रही है कि उस्मान हादी को मारने में भारत बराह रास्त मुलव्विस है और उसके शवाहिद भी उनके पास हैं। और भारत मुखालिफ बयानिया बांग्लादेश नहीं पूरे दुनिया में इस वक्त बढ़ता जा रहा है। लोगों में गम है, गुस्सा है। जहां देखें अभी जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर वाकया हुआ है उसमें वो जो सारे लोग हैं, जो फैसिलिटेटर है, जो शूटर है, वो इंडिया से है और वो हम पर इल्जाम लगाते रहे। बहरहाल दूसरी सबसे अहम नुक्ता जिस पर मैं आज बात करना चाहती हूँ, ये भारत का जो एक और चेहरा है। हमें पता है बिहार के इलेक्शंस कैसे हुए हैं और नरेंद्र मोदी ने उसमें कितना पैसा चलाया, 10-10 हज़ार में लोगों को वहां बुलवाया, लेकिन नीतीश कुमार जैसे लोगों ने जब इस खातून के चेहरे से नकाब खींचा है, ये किसी खातून का नकाब नहीं खींचा है, खुद भारत की शक्ल का नकाब खींचा गया है। इस पर जरा आज बात करेंगे। इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जो मुझे ज्वाइन करने जा रही हैं। मुझे ज्वाइन कर रही हैं मरियम फातिमा, दिफाई तज्जियाकार हैं, इंपॉर्टेंट शख्सियत है। मरियम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुनव्वर माहिर आलमी उमूर हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अहमद हसन अलरवी साहब हैं, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। फवाद चौधरी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टू सर। मरियम, मैं आपसे बात का आगाज करना चाहूंगी। सबसे पहले तो ज़ाहिर फील्ड मार्शल की मुलाकात है और अफगानिस्तान से जो मुसलसल बुनियादों पर पाकिस्तान की अंदर बैठकर वो यहाँ आते हैं, खुद फील्ड मार्शल ने कहा कि अपनी तश्कीलों में आते हैं और फिर यहाँ दहशतगर्दी करते हैं, तो चुनना होगा कि पाकिस्तान से दोस्ती चाहिए या फितना अल खवारिज का साथ चाहिए। हमें यह भी पता है कि हिंदुस्तान बराह रास्त अफगानिस्तान का फैसिलिटेटर है। इस सारे सिनारियों में मरियम क्या स्ट्रैटेजी बनती है पाकिस्तान की, क्योंकि दुनिया तो पाकिस्तान की तरफ भी बड़ी निगाह लगाए बैठी है। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो सना। बहुत आपने अहम सवाल आपने किया और आपने बहुत एक अहम तरफ इशारा किया कि फील्ड मार्शल साहब ने आज कहा कि आज जो उनकी हमने स्पीच देखी जो उन्होंने उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस में की, जिसमें उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली कहा कि अफगानिस्तान के अंदर जो TTA गवर्नमेंट है उनको फितना अल खवारिज और पाकिस्तान में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। दुरुस्त है। The thing is कि TTA जो है वो मुसलसल जो है इस बात के ऊपर जो है it has been time and again अपने आप को वो बैकफुट पे लेके जाती है, वो अपने लिए तौजीहात पेश करती है कि वो TTP को कंट्रोल नहीं कर रही, जबकि TTP जो है और फितना अल खवारिज ये एक ही प्रॉब्लम के दो नाम हैं। इन सबको जो है कंट्रोल, इनकी अलाइनमेंट, इनकी आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन TTA के साथ है, चाहे वो उसका काबुल ग्रुप हो, चाहे वो उसका कंदाहार ग्रुप हो। और इसके अलावा इनके कहीं ना कहीं कंपीटिंग इंटरेस्ट होने के साथ साथ अलाइनमेंट्स भी हैं, पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस भी है ISKP वगैरह के साथ। ठीक है। और इसके अलावा अंसारुल इस्लाम टाइप की और ऑर्गेनाइजेशंस भी इनके साथ इन्वॉल्व्ड हैं। दुरुस्त है। तो इन सारी मिलिटेंट ग्रुप्स के अंदर फ्रेगमेंटेशंस हुई हुई हैं। जब भी हमारे पाकिस्तान में कोई नया टेररिस्ट इंसिडेंट होता है, ये अपने जो हमारा टेररिज्म का जब उसकी काउंटर टेररिज्म पॉलिसी स्टार्ट होती है या काउंटर इंटेलिजेंस होती है, तो हमेशा ये लोग जो है ये सारे ग्रुप्स
एक कंसर्टेड एफर्ट्स के थ्रू उस सारी रियलिटी को ऑब्फस्केट करते हैं और अपने लिए नए नए नाम जो है वो उसी वक्त फैब्रिकेट कर लेते हैं। द पॉइंट इज हियर कि जो फील्ड मार्शल साहब का पॉइंट था, उन्होंने ये कहा कि दे हैव टू चूज बिटवीन वन ऑफ देम। इससे सही है। साफ बात यह है कि टीटीए चाहती है अगर वो गवर्नमेंट के तौर पे लेजिटिमेटली मानी जाए और उसके साथ रिलेशनशिप्स रखे जाए, तो उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि वो अपनी जो इनकेपेबिलिटी है या उनके अंदर अनविलिंगनेस है वो उसको ओवरकम करें और टीटीपी को जो है वो रेन इन करें, उसको मुहार डालें, उसको कंट्रोल करें। और क्योंकि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म का एक तो ब्रंट ले रहा है, नंबर वन। नंबर टू, टीटीए जो है वो उससे किसी किस्म का कोई उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। एंड नंबर थ्री, टीटीए जो है इट इज अलाइनिंग विद इंडिया, हमारे ईस्टर्न बॉर्डर्स की तरफ, और क्लियर कट जो है वो उनकी अलाइनमेंट के साथ आइडियोलॉजिकली वो अपने ही उससे जो है शिफ्ट कर गई है जो उनकी पुरानी आइडियोलॉजी थी। एंड नाउ इट इज सीकिंग टू एस्टेब्लिश इटसेल्फ एज अ प्रॉक्सी हाँ। एंड टेररिज्म इंडस्ट्री फॉर इंडिया। और इसके अलावा नाउ आई सी दैट टीटीए इज मोर लीथल बिकॉज दे आर मोर दे आर इन पोजेशन ऑफ वेपन्स जो कि अमेरिकन ने छोड़े थे यहाँ पे। आई नो। एंड सेकेंडली उनके अंदर मुझे वो विल नहीं नजर आ रही, द विल इज एब्सेंट, द लेकिन विल मरियम एक चीज टू आपने बड़ी अच्छी कंट्रोल। की है ना। देखिए आप ये जो मंजर है ये तो हमारे सामने है, लेकिन मुनव्वर हुसैन साहब जो बात मरियम कह रही है कि देखिए ये जो इनका पूरे अपनी आइडियोलॉजी शिफ्ट की है ना भारत के साथ अपने आप को नथी करके, इसने तो पूरी दुनिया के सामने मतलब इनको खोल के ही रख दिया, चाहे वो अफगानिस्तान हो या हिंदुस्तान हो। लेकिन मेरा सवाल मुनव्वर हुसैन साहब बहसियत आपके माहिर आलमी उमूर होने के लिए है कि इसके नताइज क्या होंगे। देखिए एक जानिब तो पाकिस्तान को टर्मोइल से गुजार रहे हो, दहशतगर्दी कर रहे हो, लेकिन हम उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं रोज की बुनियाद पर। लेकिन इन अदर वे आप रीजन में क्या डिसेबिलिटी देखते हैं इस सारी चीजों से? देखें, जो दहशतगर्दी अफगानिस्तान से पनप रही है ये सिम्टम है, ये ये असल मर्ज नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आप समझते हैं कि बुखार आपका असल मसला है, बुखार नहीं, इन्फेक्शन मसला होता है। इन्फेक्शन ये है, अगर आप न्यू पॉलिसी पढ़े अमेरिका की, उस न्यू पॉलिसी के मुताबिक जो उन्होंने 5 कोर स्ट्रैटेजी दी है, उसमें उन्होंने वजाहत के साथ बयान किया है कि अमेरिका इज नो मोर अ सुपर पावर। तो लिहाजा 5 की नेशंस वर्ल्ड सिस्टम को संभालेंगी और चलाएंगी, जिसमें अमेरिका, चाइना, रशिया, जापान और बाद में उन्होंने इंडिया को भी शामिल किया है। अब इंडिया के 2 बिल्डिंग ब्लॉक्स जो पावर के हैं उसमें इंडिया के पास मिलिट्री मसल नहीं है, वो मय में साबित हो चुका है। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में 4 दिन पहले और पोस्टें बना ली हैं। प्रॉब्लम एक बड़ी गेम है और वो बड़ी गेम खेली जा रही है अफगानिस्तान में। अमेरिकन आपसे तवक्का ये लगा के बैठे हैं कि आप अफगानिस्तान में जो चीजें हैं उसको अनडू करके दें हमें। और उन्हें पता है कि चाइना की ताकत को आप रोक नहीं सकते, चाइना उससे ऊपर चला गया है। मिसाल के तौर पे विक्टर गांव ने पाकिस्तान में मार्गला डायलॉग के अंदर बताया कि मेरे पास जो हवावे का फोन है वो 35,000 किलोमीटर अबव सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड है और दुनिया में ये फैसिलिटी खुद अमेरिका में नहीं है। तो चाइना को आप कंटेन तो कर नहीं सकते, लेकिन कम से कम चाइना का बढ़ता हुआ असर रसूख तो कम कर सकते हैं ना। और चाइना और पाकिस्तान जो कि एक मिडिल रेंज इफेक्टिव पावर है, सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील की है, 7 ममालिक और लाइन में लगे हुए हैं। लिबिया ने $4.6 बिलियन की आपके साथ डील की है। बांग्लादेश चाहता है कि आप उसके साथ अटैच हो जाएं। तो पाकिस्तान को ये ना हो कि इकोनॉमिकली पाकिस्तान बूस्ट ले ले और बूस्ट लेने के बाद मिलिट्री मसल्स उसके पास हैं, तो फिर वो जो नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान डेनियल मार्की की किताब है कि हमने पाकिस्तान को इसी तरह रखना है, उसके लिए अफगानिस्तान में आपने ये खेल रचाना है। अब 2 शवाहिद देता हूं। इजराइल कहता है कि दाइश हमारा एसेट है। जैक सलिवन ईमेल करती हैं हिलरी क्लिंटन को, कहते हैं कि ये जो अलकायदा है ये हमारा एसेट है और हमारे इशारे पे चल रहा है। अलकायदा और टीटीपी आपस में मिल चुके हैं और तालिबान की उनको सपोर्ट है, और दाइश को एयरलिफ्ट क्रेडिल की स्टोरी के मुताबिक सीरिया से ट्रांसफर किया, एयरलिफ्टिंग की अमेरिकन ने और अफगानिस्तान में लाके छोड़ा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि वो कहते हैं जी सीरिया पे हम पे अटैक हुआ और हम जो है हर किसी को सजा देंगे और कंटिन्यू रहेगा। मुझे ये तो बता दें अमेरिकन के सीरिया के जिस इलाके में आप हैं 1000 फौज के साथ, 1000 सिपाहियों के साथ,
वो इलाका तो नेचुरल गैस और ऑयल के लिए मशहूर है, आप उधर क्या कर रहे हैं? और दाइश ने कैसे अटैक कर दिया? दाइश तो आपका बच्चा है, और अगर आपका बच्चा नहीं है, तो फिर तो आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर इज़राइल का बच्चा है। वो आपको एक नेक्सस नज़र आ रहा है, इज़राइल, इंडिया, अमेरिका। अमेरिका की स्पेसिफिक आपके साथ इंटरेस्ट है, स्पेसिफिक कोऑपरेशन है, बट इन द लॉन्गर रन मैं समझता हूँ, हम भी समझते हैं और अमेरिकन्स को भी समझ है, और उन्हें ये ख़ाइफ है कि पाकिस्तान, चाइना, ईरान, सऊदी अरब, टर्की ये मिलकर एक नई चेन न तरतीब दे दें, और वैसे भी एक कंपार्टमेंट में रशिया से आपके ताल्लुकात बढ़ते नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है मुनव्वर साहब, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। बहुत अच्छा निरेट किया है आपने बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन एक ब्रेक के बाद मैं वापस आकर आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, जाने पाकिस्तान और अमेरिका के रवाबित हैं, जो हमने माजी में भी उसका उतार चढ़ाव की बात की, लेकिन आज जिस स्टेबिलिटी के साथ चल रहे हैं उस पर बहुत सारे लोगों को बेचैनी है। जो रोल आप बात कर रहे हैं अमेरिका का, चाहे वो आईएसआईएस के लिए हो, चाहे वो अलकायदा के लिए हो, ये अगर अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है अफगानिस्तान के अंदर, तो फिर ये आई एम रियली सॉरी, लेकिन फिर बचने के लिए तो कोई भी नहीं होगा ना भारत पीछे खड़ा होगा, ना फिर वो अमेरिका का आज वो स्टेक रह गया। एज यू सेड दैट कि वो खुद कह रहा है कि भाई हम अकेले सुपर पावर नहीं रह गए। लेकिन मेरा सवाल यहां पर बुनियादी तौर पर शायद ये भी है कि जो गाजा स्टेबलाइजेशन फोर्स के हवाले से बात हो रही है, उसका फ्यूचर क्या नजर आ रहा है, और अगर ये हो जाता है, सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट फ्यूचर बिटवीन पाकिस्तान एंड अमेरिका? वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं अहमद हसन अल अरबी, सीनियर तज्जियाकार हैं। अहमद, आपको वेलकम करते हैं सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ज़रा मैं अहमद से गुफ्तगू का आगाज़ कर लेती हूँ। अहमद, अभी हम ज़रा गुफ्तगू कर रहे थे अफगानिस्तान के सारे हालात और वाक़यात पर, और जिस तरह से फील्ड मार्शल का बयान सामने आया है कि अफगानिस्तान को बहरहाल चूज़ करना पड़ेगा, पाकिस्तान और फितना और खवारिज में से किसी एक को। लेकिन अब मैं आपसे ज़रा ये डिबेट करना चाहती हूँ सर कि ये जो हालिया वाक़या पेश आया है, ऐसे कई वाक़यात हैं, ये नई बात तो नहीं है, लेकिन जाहिर है आज सोशल मीडिया का दौर है तो ये बात जुबान ज़दे आम है। ये नीतीश कुमार ने जिस तरह से एक खातून के चेहरे से नकाब खींचा है, इस पर कितनी सुबकी हुई है आप समझते हैं भारत को, और भारत की उस सेक्युलरिज्म को जिसकी वो बड़ी पिंगे बांधते हैं और बड़ी बातें करते हैं? हसन जी, बहुत थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन। अच्छा जी, ये जो वाकया भारत के अंदर हुआ है नीतीश कुमार वाला, ये एक वाकया तो एक है, लेकिन इसके पीछे माइंडसेट जो है आपको जो उसको देखना है वो बहुत जरूरी है। जरूरी ये है कि वो इस्लामोफोबिया, वो जीनोफोबिया जो हम पिछले बहुत अरसे से कह रहे हैं कि इस्लाम दुश्मनी, हेट्रेड अगेंस्ट इस्लाम, एक पूरे मजहब के खिलाफ, और एक तकरीबन 25 करोड़ की आबादी जिस मजहब को फॉलो कर रही है उसके खिलाफ हेट्रेड तो मौजूद था, और हम कह रहे थे कि है, लेकिन वो उस हेट्रेड को इंस्टीट्यूशनलाइज करके रियासत का हिस्सा बना दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर यूनाइटेड नेशंस की जेनोसाइड वॉच के हेड गुजरे हैं ग्रेगरी स्टेंटन, और ग्रेगरी स्टेंटन वो शख्स थे जिसने फैक्चुअली प्रिडिक्ट किया था कि रवांडा में जो 10 लाख लोगों का जेनोसाइड हुआ था वो होने से पहले उसने प्रिडिक्ट कर दिया था कि ये होगा। ग्रेगरी स्टेंटन का एक जुमला बार बार मेरे कानों पे गूंजता है, वो कहता है दैट इंडिया इज एट द कस्प ऑफ अ जेनोसाइड। अच्छा, भारत के अंदर 2030 से पहले इंसानी तारीख का सबसे बुरा कत्लेआम होने वाला है। वो आपको अब नजर आ रहा है कि जब रियासत मजाहिब को इस तरह से टारगेट करना शुरू कर दे कि एक स्टेट का सिटिंग चीफ मिनिस्टर अवार्ड देते वक्त उस मासूम बच्ची के, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट इस्लाम या मुस्लिम के खिलाफ है, दिस इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, दिस इज बार्बरिज्म। ये अगर करना शुरू कर दें तो इसका मतलब है कि भारत में एक बहुत बड़ा कत्लेआम होने वाला है, मोदी के हाथों, बीजेपी के हाथों, आरएसएस के हाथों। लेकिन अहमद, ये तो मोदी की तारीख भी रही है, और आपने बिल्कुल सही तज़किरा किया कि ये जेनोसाइड जो है ये तो करते ही रहे ना। आप वो बाबरी मस्जिद से पहले के भी हालात देख लें, गुजरात से पहले के भी हालात देख लें, और इसका माइंडसेट तो हम सबको पता ही है ना नरेंद्र मोदी का। मुनव्वर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी सर, लेकिन ये जो बांग्लादेश में उस्मान हादी की शहादत हुई है, इस शहादत ने बांग्लादेश और भारत के जो भी ताल्लुकात थे, जैसे भी थे, उसमें तो आखिरी कील ठोक दी है ना। आपका क्या ख्याल है, और क्या इसके असरात क्या देख रहे हैं आप खित्ते पे, मुनव्वर साहब?
कांट हियर यू मुनव्वर साहब, आपका माइक म्यूट है शायद। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि भारत तो आइसोलेट हो गया है खत्ते में। इंडिया आउट तहरीक आपने मालदीव के अंदर देखी, जनरेशन जी, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, वहां पे ये चीजें पाई जा रही हैं। और भारत का जो इंदिरा गांधी के वक्त से लेकर जो पावर बेस्ड पॉलिसी है खत्ते में, वो फायर बैक कर रही है। और जिस सुपर स्ट्रक्चर की अहमद ने बात की है, उसमें उसने तड़का लगा दिया है। और उस तड़के के अंदर मजीद तड़का जो है ज़ायनिज्म और फाशिज्म का आपको उसके में नजर आ रहा है। और ये मजीद बढ़ेगा। अच्छा। बढ़ेगा इसलिए जो बिहार के अंदर जिस तरह से इलेक्शन उन्होंने जीता है, पावर में आए हैं, ये जब तक भारत को टूटने की तरफ नहीं ले जाएंगे ये होगा नहीं। और ये मैं और आप बात नहीं कर रहे, ये अनार्किक सिस्टम में एक असूल है, आप झुंड के साथ रहेंगे तो सरवाइव करेंगे, आप झुंड से हटेंगे तो अकेले मारे जाएंगे। और फिर ये बात उनके अपने मुफक्रीन कर रहे हैं, जहां पे खशवत सिंह जिन्होंने ट्रेंड टू पाकिस्तान लिखी, उन्होंने एंड टू द इंडिया किताब लिखी, उसमें इसी बात का तस्करा किया। अभय शुक्ला उनके आर्म फोर्सेस के ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं। एक उन्होंने बफर जोन के एक्सपेंशन की बात की है और वो कह रहे हैं कि ये इंडिया को ले डूबेगा। और डेमोक्रेसी के जहां तक है उन्होंने कहा वो तो डिसअपियर हो गई है इंडिया के अंदर से। तो ये वाजे है। अब जो खित्ते और खित्ते से बाहर की हालत क्या है, एक सर्वे हुआ है कि कौन से ममालिक हैं जो भारत से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। पहले नंबर पे तुर्की, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान, तीसरे नंबर पे चाइना, चौथे नंबर पे बांग्लादेश, छठे नंबर के ऊपर मलेशिया, 7वें नंबर पे अफगानिस्तान। तो इससे आप अंदाजा करो सर्वे दोबारा करवा ले मुनव्वर साहब। पहले नंबर पर पाकिस्तान, दूसरे पे बांग्लादेश, तीसरे पे कुछ और लगा दे। उसकी एक वजह है ना। हाँ। तालिबान के खिलाफ उन्होंने 8 फिल्में बनाई है, काबुल एक्सप्रेस उसमें सबसे पहले। तो उन्होंने डिमोनाइज किया है। और ये तालिबान को समझना चाहिए, जो ज्योग्राफिकल टायरनी है, इकोनॉमिक कंडीशन है, उसमें पाकिस्तान के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। और ये इस वक्त इजराइल, इंडिया, बिहाइंड द सीन अमेरिकन से रशियन इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि ये अफगानिस्तान के तालिबान के ऊपर कंधे पर बंदूक रख के पाकिस्तान के खिलाफ चला रहे। अच्छा मुनव्वर साहब, अच्छी डिबेट आ गई है। मैं जरा मरियम से एक नुक्ता ले लूं। मरियम, हम क्योंकि जब इंडिया की बात करते हैं तो हम आइसोलेशन में तो बात नहीं कर रहे ना, हमने तो दुनिया को दिखा दिया। आज दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर सारे लोग जो हैं वो रिपोर्ट्स जारी कर रहे हैं हकाइक पर। लेकिन इंडिया का, मैं अभी मुझे किसी इंडिया के चैनल ने लिया था, मुझे हंसी आ रही थी। वो नरेंद्र, वो जो इन्होंने क्या बनाई, नरेंद्र कह रही हूं मैं, धरिंदर जो मूवी बनाई है उसके ऊपर, तो उस पे उनको अखंड भारत फिर भी याद आ रहा है। मैं हैरान हूं कि एक जानिब आप उस्मान हादी जैसे बच्चों को या लड़कों को शहीद करवाते हैं, आप फैसिलिटेटर्स हैं, आप फैसिलिटेटर हैं, आप पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश, तुर्किया और ऑस्ट्रेलिया तक में दहशतगर्दी कराते हैं और फिर अखंड भारत का सपना भी देखते हैं। मरियम, ये क्या है? ये मजाक हो रहा है या आपको लगता है कि वाकई इंडिया आइसोलेशन में जा रहा है, जैसे मुनव्वर साहब फरमा रहे थे? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि इंडिया जो था, इसने शुरू से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखी है। इसको मैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक होता है पॉजिटिव सेंस में देखना, मैं इसको नेगेटिव सेंस में देखूंगी, क्योंकि अपॉर्चुनिज्म रखा है हमेशा इंडिया ने। जहां फॉरेन पॉलिसी में इसको फायदा मिल रहा है तो इसने तमाम अपने बायलैटरल, मल्टीलैटरल रिलेशनशिप्स में अपने फायदे के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए अपनी पॉलिसी को मोल्ड किया। और आपको पता है कि पूरी दुनिया वेस्टेड इंटरेस्ट के ऊपर, स्टेट इंटरेस्ट के ऊपर काम करती है। तो इसकी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी थी उसने कुछ अर्सा तो इसको फायदा दिया, लेकिन अब पूरे दुनिया के स्टेट्स जो हैं वो ट्रांजैक्शनल हो गए हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर। सो दे ऑफन थिंक दैट इंडिया ने जब उस पॉइंट पे, जब उन स्टेट्स को कहीं जरूरत थी किसी प्रिंसिपल स्टैंड की इंडिया की तरफ से, तो इंडिया ने वो दिखाने में नाकामी दिखाई है। सही है। तो मुझे ये लगता है कि जो इंडिया की आइसोलेशन है, इंडिया की अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को जो इतना उन्होंने फियर्सली प्रमोट किया है एट द कॉस्ट ऑफ देयर अदर रिलेशनशिप्स, आई थिंक वो बैकफायर किया है उनके ऊपर। एक वजह ये है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उन्होंने नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का जो फसाड अपने लिए क्रिएट किया था, वो पाकिस्तान के रिस्पेक्ट से नहीं किया था, वो उन्होंने चाइना के विद रिस्पेक्ट टू चाइना डेवलप किया था। और अपने आप को इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में भी डलवाया था, अमेरिका के लिए अपने आप को एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर की हैसियत से उसने, इट हैड सोल्ड इटसेल्फ एज दैट, लाइक दैट। तो मई 2025 के बाद वो फसाड भी क्रम्बल कर गया, और उस फसाड के बेसिस के ऊपर आपको पता है सबको कि अमेरिका ने अलाउ किया था इंडिया को टू हैव
relations with Russia while it was sanctioned by America. Yeah. और उसने ऑयल भी खरीदा उस जमाने में, जी। ब्लैक में, इस पर उसको पूरी दुनिया को सेल आउट भी किया. बेसिकली इंडिया ने खुद को खुद आइसोलेट किया, अपनी एक तो डिस्क्रेडिटेड न्यूज, अपना झूठा नैरेटिव. उसके बाद इसने अमेरिका को जब मई 2025 में उन्होंने सीज फायर कराया दोनों कंट्री के बीच में, जी। तो उन्होंने एक तरह से उन्होंने इट वाज डिसअपॉइंटिंग फॉर अमेरिका कि इंडिया ने उसको एक्नॉलेज नहीं किया. सॉरी, इंडिया ने अमेरिकन रोल को एक्नॉलेज नहीं किया, which is a sort of an isolationist policy that India has perpetrated for itself. तो अब ये कि इंडिया जो है वो आइसोलेशन का शिकार है, नंबर वन. लेकिन इंडिया जो है इट इज फ्लेक्सिंग इट्स मसल, नॉट जस्ट रीजनली बट इट इज ऑल्सो फ्लेक्सिंग इट्स मसल इंटरनेशनली. ठीक है मरियम. हसन, मैं आपसे जरा ये जरूर जानना चाहूंगी कि हमने तो तारीख देखी है, आप लोग किताबें लिखने वाले लोग हैं, हमसे बेहतर जानते हैं सर. ये तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का जो ये मिलाप है और ये जो रॉ की सारी पुरानी रविश है, दर हकीकत ये तो दहशतगर्दी के प्रमोटर्स हैं, ये अपनी फिल्मों में भी बताते हैं, अपनी कहानियों में भी लिखते हैं, और जो मरियम ने नक्शा खींचा है वो तो आपके सामने है ही. लेकिन आपको क्या लगता है कि ये वाला जो दोस्ताना है अफगानिस्तान और भारत का, ये किस तरह से आगे बढ़ेगा? और अगर ये आगे बढ़ता है तो हम फिर वही बात करेंगे कि हमारा पूरा ये जो टेरिटरी है, ये पूरा जो खित्ता है, ये किस टर्मोइल से गुजर सकता है? अहमद, देखें, अभी जो बात आप कह रही हैं, मैं उस बहुत जो मरियम साहब डॉक्टर साहब ने बातें की वो भी बिल्कुल उन्होंने एक्सप्लेन किया क्या इंडिया इस वक्त कहाँ पे खड़ा है. मुनव्वर साहब ने जो चीज़ बताई आपको, उन्होंने एक बड़े इंपॉर्टेंट नुक्ते की तरफ इशारा किया कि इसराइल इंडिया का जो अलायंस है और वो जिस तरह से अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं. देखें, दुनिया में इस वक्त आपको एक बहुत क्लियर डिवाइड नजर आ रहा है, दो ग्रुप्स के दरमियान में, दो मुल्कों के दरमियान में, दो लॉबीज के दरमियान में. वो डिवाइड ये है कि एक ग्रुप अमेरिका के अंदर भी वही डिवाइड है, एक कहते हैं कि हम जंगे करेंगे, जिसको आप नियोकॉन्स कह सकते हैं. उसी तरह जो नियोकॉन्स आइडियोलॉजी के ऊपर मुल्क कायम है, वो कहते हैं कि दुनिया में मजीद जंगे होनी चाहिए. और मेजॉरिटी ममालिक की है जो कहते हैं पीस, स्टेबिलिटी और अमन होना चाहिए. ये दो ग्रुप्स और दो फैक्शंस है जिनके दरमियान में इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर बहुत ज्यादा टसल चल रही है. अब जो दुनिया में सिर्फ 3 ममालिक ऐसे हैं जो कहते हैं कि जंग, क्योंकि उनके इंटरेस्ट जो हैं वो जंगों के अंदर है. उन 3 ममालिक के इंटरेस्ट जंगों में इस वजह से हैं क्योंकि, और उन 3 ममालिक का नाम है अफगानिस्तान, भारत और इसराइल. आज अगर इसराइल गाजा के ऊपर जेनोसाइड बंद कर दे, इसराइल के अंदर किसी तरह की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, तो नेतन्याहू कल लटकता है, क्योंकि उस पर जो जुडिशरी के अंदर भी केसेस हुए हैं, उस पर कनेसे में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, उसके ऊपर अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज भी उसको छोड़ के चले गए, राइट विंग वैसे ही उसके खिलाफ है, लेफ्ट भी उसके खिलाफ हो चुका है. सो वो लटक जाएगा अगर यहाँ पे अमन आ जाए. इस वजह से वो मिडिल ईस्ट के अंदर अमन नहीं आने देगा. ये बिल क्लिंटन की भी स्टेटमेंट थी. दूसरी तरफ है नरेंद्र मोदी. आज अगर मोदी पाकिस्तान में दहशतगर्दी बंद कर दे, बांग्लादेश में दहशतगर्दी बंद कर दे, नेपाल में दहशतगर्दी बंद कर दे, कनाडा में सिखों को मारना बंद करे, अमेरिका पे टेररिस्ट एक्टिविटीज करना सिखों के ऊपर बंद करे, तो कल को उसको वोट कौन देगा? कल को बीजेपी को, आरएसएस को वोट कौन देगा? ये जो यूनी पार्टी की तरफ जा रहे हैं, कौन इनको जाने देगा? सो लिहाजा उसकी रेलेवेंस भी दहशतगर्दी में. तीसरे ये अफगान तालिबान है, ये टिश्यू पेपर्स की तरह जो इस्तेमाल हो रहे हैं, ये भी जो इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट अफगानिस्तान के अंदर बैठी, इसकी रेलेवेंस क्या है? क्या ये दुनिया को कोई इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? क्या ये दुनिया को कोई पैसे दे रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, कोई वेपन इंडस्ट्री दे रहे हैं, कोई कन्वेंशनल आर्मी है? इनकी नथिंग. सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू है कि ये पाकिस्तान के साथ 2500 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं. That's it. आज ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाना बंद करें, आज ये अमेरिका और इंडिया और इसराइल के एजेंडा के ऊपर दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट करना बंद करें, उसके बाद इनकी रेलेवेंस क्या है? सो ये 3 ममालिक पूरी दुनिया के अंदर जो दहशतगर्दी करवा रहे हैं, ये अपने इंटरेस्ट के लिए करवा रहे हैं. और जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, मुझे आई हैव जो अभी रीसेंट रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, ये आर्टिफिशियल अलायंस है इंडिया के साथ इनका. आपने देखा उत्तर प्रदेश में गए हैं तो योगी आदित्यनाथ जो 6 महीने पहले तालिबान की हक में पोस्ट करने वालों को जेल में डाल रहा था, वो इनको स्टेट प्रोटोकॉल दे रहा था. दिस इज हाउ आर्टिफिशियल इट इज. और अफगान तालिबान के अंदर ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्शंस, ये कल से रिपोर्ट्स आना शुरू हुई हैं कि वो अपनी जो इनकी जो लीडरशिप है, 15-20 ये गैंगस्टर्स जो काबुल पे मुसल्लत हैं, उनके खिलाफ बात करना शुरू हो गए कि पाकिस्तान के बगैर आपका गुजारा नहीं, हमारी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, लोग आपके गलों को आएंगे, अवाम जब उनके पास खाने को पैसा नहीं होगा, तो लिहाजा पाकिस्तान के साथ रास्ते ठीक करें. और वो सिर्फ एक सूरत में ठीक हो सकते हैं कि आप टीटीपी को कर्टेल करें. देयर इज नो अदर ऑप्शन.
ऑप्शन। आई थिंक ये आज नहीं तो कल, नहीं तो आने वाले चंद हफ्तों में आप देखेंगी कि अहमद हसन अल अरबी, दिल नहीं चाह रहा था आपको रोकने का। द वे यू सेड टू ऑल दैट प्रोसेस, इट्स बहुत ही जबरदस्त, बेहतरीन। और पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया शायद इस नैरेटिव को सामने रखे और समझने की कोशिश करे कि दुनिया में दहशतगर्दी फैलाने के लिए इजराइल मौजूद है, अफगानिस्तान मौजूद है और इंडिया इन सब का बाप जो है बनना चाहता है, वो तो है ही है। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद, आपके हमारे साथ शामिल होने के लिए आज के लिए, और मरियम आपका भी बेहद शुक्रिया। हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आकर मुनव्वर हुसैन साहब से जरा गुफ्तगू करेंगे और ज्वाइन करने जा रहे हैं फवाद चौधरी right after this break. वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और अब मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं फवाद चौधरी, सीनियर सियासतदान है और जाहिर है जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं उस पर खासी निगाह भी है इनकी। फवाद चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फवाद, साथ ही हैं हमारे मुनव्वर हुसैन साहब, माहिर आलमी उमूर। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। मुनव्वर साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन ज़रा फवाद आपका इस पर क्या टेक है? जैसे हम अभी गुफ्तगू कर रहे थे कि आज चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने ये कह दिया कि अफगानिस्तान, और क्लियरली कह दिया उन्होंने, बहुत सारी मैंने गुफ्तगू की है चीज़ों पर, लेकिन ये ज़रा सा मुझे अहाता करें, किसी एक का इंतखाब यानी फितनतुल खवारिज के साथ खड़े हो जाओ या पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाओ, आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं और इसके नताइज क्या देखते हैं? क्या जवाब अफगानिस्तान देगा एक और दहशतगर्दी की कार्रवाई करके, या इसको संजीदा लिया जाएगा? पाकिस्तान की जो इस वक्त की पोजीशन है विज़ अफगानिस्तान, और अभी आपने अपने इंट्रो में जिस तरह से जिक्र किया हिंदुस्तान का, ये हमारी ईस्टर्न और वेस्टर्न जो बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर जो सिचुएशन बन रही है वो फ्रेंकली काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। और अगर आप कहें कि कोई इसका वन लाइनर आंसर है तो ऐसा नहीं है, और आई थिंक इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू। जो पाकिस्तान का मुद्दा है, और जिस तरह से आपने जनाब आसिम मुनीर साहब की जो तकरीर है उसकी बात कही है, उसको एक वाइड स्प्रेड इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल है। अगर आप देखें तो मैं आपको बताऊं कि जब ये हो रहा था मामला अफगानिस्तान से अमेरिका की फौज के इनखला का, तो उस वक्त जो अफगानिस्तान है उसका जो एक बुनियादी मामला था वो ये था कि जी अमेरिका हमें, अब ये पाकिस्तान पहले तो उसमें पार्टनर था, बाद में अमेरिका और जो तालिबान थे उनकी डायरेक्ट बातचीत शुरू हो गई। तो उस वक्त एक चीज जिसके ऊपर बहुत लेदे हुई, जो बहस हुई, वो ये थी कि वो कह रहे थे कि जी अमेरिका में हमारी सरजमीन से कोई मुदाखलत नहीं होगी, बाकी मुल्कों की आप बात ना करें। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान की इंसिस्टेंस के ऊपर जो अमेरिका ने जो एक आई वुड से कि एक अच्छा कदम लिया वो ये था कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं होगा, आपकी जो बॉर्डर है उससे किसी भी मुल्क में मुदाखलत नहीं होगी। अब इस एग्रीमेंट को दोहा एग्रीमेंट कहा जाता है। नाउ द पाकिस्तान इशू इज कि ये दोहा एग्रीमेंट है, ये रोजाना वायलेट हो रहा है। वहां से लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान में टेररिज्म करते हैं, वापस चले जाते हैं। उसकी वजह से जो पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के ताल्लुकात हैं उनमें एक बुनियादी सुकम जो है, या इस वक्त जो एक बुनियादी बात है वो ये है। अब इस वक्त जो मैं समझता हूँ कि अमेरिका की जिम्मेदारी है, जिसने ये एग्रीमेंट किया, दोहा एग्रीमेंट हुआ, और उसमें ये कैटेगोरिकल लिखा हुआ है कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। नाउ मेरे ख्याल के अंदर जो हम एक काइनेटिक ऑप्शन ले रहे हैं, चीजें ले रहे हैं, लेकिन इसके साथ जो एक सफारती दबाव है वो हमें अमेरिका के साथ, चीन के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ और रूस के साथ बनाना चाहिए। और अफगानिस्तान के ऊपर ये सफारती दबाव कि आपने खुद ये एग्रीमेंट किया हुआ है, आपने खुद ये माहिदा किया हुआ है, उसके ऊपर आप इम्प्लीमेंटेशन करें तो फिर ही हम। ठीक है फवाद, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। जरा मैं मुनव्वर हुसैन साहब से गुफ्तगू करूँ क्योंकि इनका वक्त हमने बहुत मुख्तसर लिया था। मुनव्वर साहब, ये फरमाइएगा कि इन हालात में, जबकि एक जानिब अभी फवाद ने भी खुद ही कहा कि ईस्टर्न बॉर्डर है और फिर आपका वेस्टर्न बॉर्डर भी है, दोनों जानिब हम देख रहे हैं
कि किस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं। लेकिन इस वक्त तशवीश की बात, आप जैसे हमेशा एक बात कहते हैं ना कि दुनिया के ऑर्डर के हवाले से आप बात करते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर की हम चीजें देखते हैं। आज जहां दुनिया का ऑर्डर तब्दील भी अगर हुआ है तो उसके बावजूद जो अहमियत है इस खित्ते की यानी जनूबी एशिया की, उससे तो इनकार वेस्ट को कभी भी नहीं रहा। यहां पे अगर डिस्टेबलाइजेशन होती है तो उसके असरात दुनिया पर क्या होंगे? मुनव्वर साहब, इस पर जरा कलाम कीजिएगा। देखिए, पहली बात तो ये कि जो ऑर्डर है ना, वो खड़ा था इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, लॉज के ऊपर, रिजीम्स के ऊपर। ठीक बात है। अब ना वो इंस्टीट्यूशन की इज्जत है। मिसाल के तौर पे यूनाइटेड नेशन की कितनी रेजोल्यूशन है कश्मीर पे, फलस्तीन के ऊपर, आईसीजे की वर्डिक्ट है नेतन्याहू और उसकी कैबिनेट के ऊपर। क्या कोई उसकी रिस्पेक्ट हो रही है या उसकी उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन आपको नजर आ रही है? इसके साथ साथ जो रिजीम्स हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, देखिए आप गजा के केस में देख लीजिए, कश्मीर के केस में देख लीजिए, सूडान के केस में अभी देख लीजिए, यमन के केस में देख लीजिए, तो वो भी आपको नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर तो डिसऑर्डर में तब्दील हो रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि डिफरेंट सेंटर्स ऑफ पावर जो एमर्ज कर गए हैं, जिसमें चाइना है, रशिया है, क्या ये ममालिक तैयार हैं कि इसको रिप्लेस करें? तो अभी तक वो तैयार नहीं है। हाँ। चाइना तो इसलिए तैयार नहीं है बिकॉज चाइना के लिए बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड करना चाहता है और अपनी इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस है उसको सस्टेन करना चाहता है। रशिया इस वक्त यूक्रेन के मास के ऊपर गर्म नजर आ रहा है। लेकिन वेस्ट, कमाल ये है कि वेस्ट चाहता है कि ये ऑर्डर डिसऑर्डर में तब्दील हो जाए। बिकॉज ग्लोबलाइजेशन की वजह से चाइना ऊपर उभर के आया है, वो इसको रिवर्स करना चाह रहे हैं। अब अफगानिस्तान पे मैं मुख्तसर ये कहूँ कि अफगानिस्तान का मसला ये है कि हमने वहां पे इन्वेस्टमेंट की, फवाद चौधरी साहब उसे बेहतर जानते हैं, हुकूमत के अंदर भी रहे, हमने स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनाए, रोड नेटवर्क्स बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम अफगानिस्तान के यूथ का माइंडसेट तब्दील नहीं कर सके, जो हमने वहां इन्वेस्टमेंट की उसे मीडिया पे नहीं ला सके। और इंडिया का चर्चा है, आपका चर्चा नहीं है। जब तक आप उनके लोगों के माइंडसेट तब्दील नहीं करेंगे, आप वहां पे कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक हो गया मुनव्वर साहब, इंपॉर्टेंटली आपने बात की है। थैंक यू वेरी मच सर, आज के लिए बेहद शुक्रिया। लेकिन फवाद, मैं मुनव्वर सवाल करना चाहती हूँ, डिबेट में पहले भी हम ये बात करना चाह रहे थे लेकिन रह गए। लेकिन बहरहाल आप जरूर इस पर कमेंट कर रहे हैं सर कि ये जो गजा के अंदर स्टेबलाइजेशन फोर्स की बात हो रही है, आप क्या समझते हैं कि क्योंकि पूरी दुनिया की इस पर नजर है कि पाकिस्तान, मार्को रूबियो का बयान भी है गुज़िश्ता रोज का, वो भी हमारे सामने, लेकिन क्या जनवरी में जो मुलाकात होने जा रही है फील्ड मार्शल की, एज पर द मीडिया रिपोर्ट्स डोनाल्ड ट्रंप से, क्या आप समझते हैं इसमें कोई क्लियर फैसला होगा कि आप गजा स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, या आपको लगता है कि ये पूरा ज़ाहिर इस पर कंसेंसस बहरहाल बनाना होगा विद इन पाकिस्तान एज वेल? दोबारा ये भी सच्ची बात है कि बड़ा कॉम्प्लेक्स और पेचीदा मामला है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो बड़े फैसले हैं उनमें कुछ डिस्कशन तो हो नहीं रही, चूंकि पार्लियामेंट की जो लेजिटिमेसी है उसके ऊपर इतने सवालात हैं कि वहां पे कोई इस तरह की बड़ी डिबेट जो है वो हो नहीं रही। आपको याद होगा इससे पहले पाकिस्तान ने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फैसला था जो यमन में फौज भेजने का था, और हमने पार्लियामेंट में डिबेट की और उसको इनकार कर दिया। और टू बी फेयर विद, बड़ा सऊदी अरेबिया का दबाव था कि आप यमन में फौज भेजें, लेकिन तमाम सियासी जमातों ने ये मिलकर फैसला किया है कि हम नहीं भेज रहे। आई थिंक इसी तरह का एक कंसेंसस अब इसके ऊपर भी रिक्वायर्ड है। और दोबारा आप देखिए, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स एक पोजीशन होगी। पाकिस्तान की फौज का इजराइल के ये जो फलस्तीनियन टेरिटरी है वहां पर जाना वो एक आसान फैसला तो नहीं है, लेकिन एक नामुमकिन चीज भी नहीं है। और मैं ये भी समझता हूँ, अगर आप मेरी जाती ओपिनियन पूछें, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी ओपिनियन सही है या गलत है, बट मेरी जो ओपिनियन है, अहमियत तो आपकी तभी बनती है जब आप दुनिया के बड़े मुद्दों में पार्टनर हो। अगर आप उनमें पार्टनर नहीं होंगे, अगर आप वहां पे नहीं होंगे, आपकी अहमियत नहीं होगी। तो आई थिंक वी शुड बी देयर। और हमें बड़ी ये बात है, मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि जो इंडिया की जंग से पहले जो सऊदी अरेबिया ने कॉन्फ्रेंसेस की 5 मुल्कों की, फिर उन्होंने 10 मुल्कों की, 12 मुल्कों की, उन्होंने पाकिस्तान को उन्होंने इन्वाइट भी नहीं किया। अब जब ये इंडिया की जंग के बाद जो पाकिस्तान ने ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी हासिल की, तो उसके बाद से पाकिस्तान की अहमियत में इतना इजाफा हुआ है। लेकिन फवाद, वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा कतई कलामी की मुझे माफी दीजिएगा,
मैं जरा आपसे एक और बात भी करना चाहती हूँ, क्योंकि आप इंडिया पर और पूरे बिहार के इलेक्शंस में मुझे पता है आपने बहुत डीपली उसको ऑब्जर्व किया और हमने आपसे एनालिसिस लिया था, लेकिन नीतीश कुमार का ये जो चेहरा आया है बिहार के चीफ मिनिस्टर का पूरी दुनिया के सामने, वो चेहरा तो दुनिया ने देख लिया जो उसने नकाब खींच के खातून के साथ किया, लेकिन ये भी फरमाइएगा इसके साथ साथ उस्मान हादी की जो शहादत है, इसने भी इंडिया के ऊपर पूरी तरह से, उन्होंने तो केस इंडिया पे डाला कि वहां से आपने दहशतगर्दों को भेजा जिन्होंने उस्मान हादी की शहादत की है। इस सब के बाद इंडिया के ऊपर जो आइसोलेशन का ज़ाहिर सूरत हाल है, आप क्या समझते हैं कि ये बढ़ेगी मजीद, या फिर आप समझते हैं कि इंडिया मजीद अफगानिस्तान के साथ अपनी पींगे बढ़ाएगा और दहशतगर्दी में रॉ से पीछे, आई मीन रॉ से आगे तो कोई है नहीं? नहीं, सबसे पहले तो बिहार के इलेक्शंस में मैं आपको बताऊं कि दो बड़ी वजूहात हो गई। एक तो राहुल गांधी ने बिल्कुल अपने आप को साइडलाइन कर लिया, और उन्होंने जो वहां पे उनका जो रेगुलर अलायंस था उसके में कोई दिलचस्पी नहीं ली फॉर वेरियस रीजंस। और दूसरा फिर इन्होंने ये भी कर दिया कि 10-10 हजार रुपया हर खातून औरत को जो है वो इन्होंने बांटा, तो उसके बाद इलेक्शन वो जीत गए। लेकिन नीतीश कुमार की जैसे इलेक्शन से पहले जो बात कर रहे थे वो वही साबित हुई कि ये ज़हनी तौर पे आप जो है जिस तरह प्रेसिडेंट बाइडेन की हालत हो गई थी एंड के ऊपर, ये उसी तरह से जो है वो हो गया है, बाबा बिल्कुल पागल हो गया है। और जो इन्होंने औरत, वो जो लड़की का जो नकाब उतारा, वो भी एक्चुअली इंडिया के अंदर, सच्ची बात यह है कि देखो, एक तो बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, पाकिस्तान जो बना था, तो अगर आप उठा के देखें उस वक्त की स्पीचेस कायदे आजम की, लियाकत अली खान की, तमाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, हमारा ये वादा था बिहार के मुसलमानों से, यूपी के मुसलमानों से, यूपी के मुसलमानों से, कि आपके जो हकूक हैं उनकी भी हम बात करेंगे, हम उसके लिए खड़े होंगे हमेशा। कश्मीर की तो है ही, लेकिन जो पाकिस्तान में जिस तरीके से इस पे एक रद्द-ए-अमल आना चाहिए, हिंदुस्तान के अंदर वो रद्द-ए-अमल ज्यादा है पाकिस्तान। हाँ, ये बात ठीक कह रहे हैं आप। तो देखिए, मैं आपको मेरे व्यूज पता है, मैं तो बिल्कुल जो है वो प्रोग्रेसिव आदमी हूँ, लेकिन नकाब पहनना या ना पहनना हर लड़की की अपनी चॉइस है। आप तो फोर्स नहीं कर सकते कि आपने ये कपड़े पहनने हैं, वो कपड़े पहनने हैं, या ये करना है या वो करना है। तो आई थिंक चीफ मिनिस्टर लेवल के ऊपर ये हरकत होना लेकिन एज यू सेड दैट कि ये तो नीतीश के आने से पहले ही पता था उसका कैरेक्टर कि वो किस दिमाग का, और वैसे आपने सही कहा वो ज़हनी है, पूरी दुनिया उसको यही लिख रही है। लेकिन बस लास्टली कमेंट कर लिए फवाद, उस्मान हादी की शहादत के वाले से भी और बांग्लादेश के सिनारियो पे भी। फवाद, देखिए, पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर लोग जो हैं वो जो बांग्लादेश है उसकी जो एक हिस्टोरिकल एवोल्यूशन है जो मुस्लिम पॉलिटिक्स की, उसको बहुत करीब से अब वो नहीं पढ़ते। अदरवाइज तो आप देखें कि जो पाकिस्तान बनाने का जो आइडिया था, या जो मुस्लिम रियासतों के बनने का आइडिया था, उसकी जो बुनियाद है वो तो बंगाल से जो है वो रखी गई थी और शुरू हुई थी। नॉर्थ इंडिया में जो इलामा इकबाल ने बात की, वो एक्चुअली बाद में बात आई, मतलब इकबाल ने तो उसको, उस सोच को एक बना दिया ना, एक आप कहें ऑर्गेनाइज कर दिया। अदरवाइज ये जो मुस्लिम रिवाइवल की थॉट है, ये बंगाल में बड़ी पुरानी है। और ये दरमियान की जो एपिसोड हुई जिसमें ये मुक्त बाहिनी बनी और हिंदुस्तान ने उसकी मदद से जो एक दो इतने बड़े मुसलमान जो रियासत थी उसको तकसीम किया, उसके बाद एक ब्रीफ अरसे के लिए वहां हिंदुस्तान ने अपना असर बनाने की कोशिश की। लेकिन अल्टीमेटली देखिए, बंगाल के लोग जो हैं वो उसमें ये शऊर है, और उन्होंने हमेशा एक बहुत पावरफुल पॉलिटिकल शऊर का मुजाहरा किया है। और ये जो नमाज जनाजा है, ये भी उसी जो एक हिस्टोरिकल आई वुड से कि जो एक मुस्लिम रिवाइवलिज्म है उसको ही जाहिर करता है। और अब ये हिंदुस्तान को जो असल प्रॉब्लम आ रही है नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज से, अब जो इन्होंने शुरू किया था एल.के. अडवाणी ने, और फिर ये जो हिंदुस्तान को एक सेकुलर जो मुल्क है उससे इन्होंने अब एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट मुल्क जो बनाने की तरफ बात है। फवाद, आई एम रियली सॉरी, आई एम आउट ऑफ टाइम, बट थैंक यू वेरी मच फवाद चौधरी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंपॉर्टेंट बात की है कि उसका जो पूरी हिस्ट्री रही है वो हम देखें तो उन्होंने इसी तरह रेवोल्यूशंस के साथ साथ
अपने मुल्क तक की रसाई भी ली और दीगर चीजें भी है, लेकिन उसका भी एक पस मंजर है। किसी रोज उस पर जरूर बात करेंगे। आज के प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। तमाम शख्सियात का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।